जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पुमंग और लघु बीजाणु धानी के बारे में। ठीक है, पुमंग और लघु बीजाणु धानी के बारे में। पुमंग क्या होता है और लघु बीजाणु धानी क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पुमंग क्या होता है। ठीक है, पुमंग क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पुष्प की संरचना के बारे में बताया था, जिसमें पुष्प के 4 भागों के बारे में बताया था। और वो 4 भाग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सहायक और दूसरा होता है आवश्यक। ठीक है, तो जो पुष्प होते हैं प्रत्येक पुष्प में 4 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। 2 चक्र होते हैं, सहायक चक्र और एक आवश्यक चक्र। तो सहायक चक्र में दोस्तों बात करें तो सहायक चक्र में हो जाएगी पंखुड़ी और बाह्य दल। पंखुड़ी और बाह्य दल सहायक चक्र है, यानी कि ये पुष्प को अट्रैक्टिव बनाने में सहायता करती है, आकर्षित करने के लिए सहायता करती है। अब इसमें जो आवश्यक चक्र होता है यानी कि जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है वो चक्र होता है अंडाशय और पुंकेसर। ये दोनों चक्र जो होते हैं वो आवश्यक चक्र होते हैं, यानी कि एक्सेसरी वर्ल होते हैं। तो इसी में से हम बात करेंगे पुमंग के बारे में। तो पुमंग क्या होता है, पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये चारों पुंकेसर अगर एक साथ रख दिए जाएं तो इन चारों पुंकेसर के समूह को हम कहेंगे पुमंग। तो क्या कहेंगे, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। और इसी में से, इस पुमंग में से किसी एक भाग को निकाल लिया जाए। मान लीजिए हमने इसको निकाल लिया, इसको अलग कर लिया और इसका अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर जो होता है वो आवृत्त बीजी पादप में नर लैंगिक अंग होता है या फिर पुष्पीय पादप में नर जननांग कहलाता है। इसको 2 प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर क्या होता है, तो पुंकेसर दोस्तों जो होता है वो आवृत्त बीजी पादप में नर जननांग होता है। ठीक है, पहले आप इस चित्र को समझ लीजिए, फिर आपको कैसे लिखना है उसको हम बता देंगे। तो आवृत्त बीजी पादप में पुंकेसर नर जननांग होता है। पुंकेसर मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, पहला भाग होता है डंठल तंतु। ठीक है, डंठल तंतु और दूसरा भाग होता है परागकोश। डंठल तंतु और परागकोश। अगर हम डंठल तंतु की बात करें जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट, तो दोस्तों ये जो फिलामेंट होता है इसको अगर हमें परिभाषित करना हुआ यानी कि एग्जाम में लिखना हुआ तो लिखेंगे पुंकेसर का लंबा पतला डंडे की जैसी संरचना को हम डंठल तंतु या फिर फिलामेंट कहते हैं। अब दूसरे पॉइंट की हम बात कर ले परागकोश की। परागकोश क्या होता है, तो परागकोश को हम अंग्रेजी में कहते हैं एंथर। एंथर, तो एंथर को अगर परिभाषित करना हुआ यानी कि हमें एग्जाम में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, डंठल तंतु के ऊपर का फूला हुआ भाग, देखिए ये फूला हुआ भाग है ना, डंठल तंतु के ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, जो कि 2 पालियों में बटा होता है। ठीक है, इसको देखिए, एक पाली इधर का ये वाला हो गया और दूसरा पाली ये हो गया। अब ये जो डंठल तंतु होता है और परागकोश होता है वो एक संरचना के द्वारा जुड़ा होता है जिसे कहते हैं संयोजी या फिर इसे हम कहते हैं योजी। और योजी को अंग्रेजी में हम कहते हैं कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव। इतना समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया ना कि हम पुमंग किसे कहते हैं, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। और पुमंग में से एक संरचना को निकाल लिया जाए तो उसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर जो होता है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है परागकोश, दूसरा भाग होता है फिलामेंट यानी कि डंठल तंतु। अब हम बात कर लेते हैं परागकोश की। परागकोश क्या होता है, ठीक है, परागकोश क्या होता है। जल्दी से आप इस चित्र को बना लीजिए। इसको नहीं बनाना है क्योंकि इसको लास्ट वीडियो में आपने बना लिया था, केवल आप इसको बना लीजिए और चित्र का नाम लिखिए पुंकेसर। चलिए अब हम रफ करके बताते हैं परागकोश यानी कि एंथर के बारे में। एंथर क्या होता है,
गर्मी बहुत है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए परागकोश। एंथर। अब देखिए जो एंथर होता है वो 82%, 82% पादपों में यानी कि प्लांट्स में ये द्विकोष्ठकी होता है। कैसा होता है? द्विकोष्ठ, द्विकोष्ठी, या फिर इसी को हम कहते हैं द्विपाली। ठीक है, 82% आवृत्तिबीजी पादप में, 82% आवृत्तिबीजी पादप में ये जो परागकोश होता है, हमने आपकी संरचना ऐसे बनाई थी परागकोश की। ये जो परागकोश होता है ये 82% आवृत्तिबीजी पादप में ये द्विकोष्ठकी या फिर द्विपालित होता है, और बाकी के जो होते हैं उसमें ये एक कोष्ठकी होता है। देखिए अब हम पहले जान लेते हैं कैसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एक कोष्ठकी या फिर एक पाली वाला परागकोश पाया जाता है। ठीक है, चलिए हमने जाना कि प्रत्येक परागकोश द्विपालित होता है। ठीक है, 2 पालियों में बटा होता है। अब उस पालियों के अंदर भी कुछ होता है, उसको भी जान लेते हैं। तो हम पहले यहां पर संरचना बनाते हैं परागकोश की। परागकोश, ठीक है, ये हमारा परागकोश हो गया। प्रत्येक परागकोश 2 पालियों में बटा होता है। एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई। प्रत्येक परागकोश, जितने भी परागकोश पाए जाते हैं वो 2 पालियों में बटे होते हैं। अब ये प्रत्येक पाली, ठीक है, ये पाली और ये पाली, ये प्रत्येक पाली जो होती है वो 2 प्रकोष्ठ में बटी होती है। अब जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी। प्रत्येक पाली 2 प्रकोष्ठ में बटी होती है जिसे कहते हैं लघु बीजाणु धानी। तो यहां पर लिख देते हैं प्रकोष्ठ। इस प्रकोष्ठ को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी। तो यहां पर भी ठीक उसी प्रकार से होगा। ये पाली भी 2 प्रकोष्ठ में बची होगी। लघु बीजाणु धानी। स्पष्ट हुआ? प्रत्येक परागकोश 2 पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पाली 2 प्रकोष्ठ में बटा होता है जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी। इस प्रकार से एक परागकोश में 2 पाली पाई जाती है और इस कंडीशन को यानी कि इस अवस्था को हम कहते हैं डाइथेकस। क्या कहते हैं? डाइथेकस। ठीक है, द्विपालित यानी कि बाइलोब्ड। जो बाइलोब्ड कंडीशन होता है, बाइलोब्ड कंडीशन होता है यानी कि द्विपालित जो कंडीशन होते हैं उसे कहते हैं डाइथेकस। और एक परागकोश में, ठीक है, एक परागकोश में कुल 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है यानी कि 4 पॉलन चेंबर पाई जाती है। तो जो पॉलन चेंबर होता है उसे हम स्पोरेंजिया भी कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु धानी को हम स्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एक परागकोश में अगर 4 लघु बीजाणु धानियां पाई गई तो उसे हम कहेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट। उस अवस्था को कहेंगे हम टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या कहेंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट। और इसमें हम कह सकते हैं 4 पॉलन चैम्बर। चार पॉलन चैम्बर पाई जाती है।
ये पाया जाता है आवृत्तबीजी के 82% पादपों में। क्या? प्रत्येक परागकोश 2 पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पाली 2 प्रकोष्ठ में बटा होता है। तो ये आप पहले नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं मालवेसी फैमिली के बारे में, जो कि एक्सेप्शन होता है। उसमें जो परागकोश होता है केवल एक पाली में बटा होता है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, देखिए हमने बताया कि जिस परागकोश में 2 पालियां पाई जाती हैं, हमने इसके पहले बताया कि जिस परागकोश में 2 पालियां पाई जाती है, यानी कि जो परागकोश जो एंथर बाइलोब्ड होता है उसे कहते हैं डाइथिकस। डाई मानी कि 2, ठीक है, डाइथिकस कहते हैं। और जिस लोब में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जिस परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा यानी कि 4, स्पोरेंजिएट यानी कि लघु बीजाणु धानी, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहां देखेंगे कि इस एक परागकोश में केवल एक पाली पाई गई है और 2 लघु बीजाणु धानियां पाई गई हैं। तो एक पाली पाई गई है तो इसे क्या कहेंगे? इस कंडीशन को कहेंगे हम मोनोथेकस। क्या कहेंगे? मोनोथेकस। और इस कंडीशन को, ठीक है, 1 लोब है, ये यहां पर लिख देते हैं 1 लोब। 1 लोब्ड है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोथेकस। और यहां पर 2 लघु बीजाणु धानियां पाई गई है तो यहां पर हम कहेंगे बाई स्पोरेंजिएट। बाई स्पोरेंजिएट, यानी कि 2 पॉलन चेंबर। ठीक है, 2 पॉलन चेंबर। जिस परागकोश में 2 पॉलन चेंबर पाए जाएंगे उस कंडीशन को, उस अवस्था को कहेंगे हम बाई स्पोरेंजिएट। और जिस परागकोश में 4 पॉलन चेंबर पाए जाएंगे, यानी कि 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाएगी, उस अवस्था को कहे हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे पादप के बारे में, ऐसे पादप के बारे में जिसमें केवल एक पाली पाई जाती है और केवल एक लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मालवेसी कुल के परागकोश में केवल एक पाली पाई जाती है, यानी कि केवल ये जो पाली होता है वो एक पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे पादप के बारे में जिसमें एक पाली पाई जाती है और केवल एक लघु बीजाणु धानी यानी कि एक पॉलन चेंबर पाई जाती है। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम उस पादप की तरफ जिसमें केवल एक परागकोश पाली पाई जाती है और केवल एक प्रकोष्ठ पाया जाता है। वो प्लांट है आर्किप्थोबियम। आर्किप्थोबियम प्लांट। इस प्लांट में केवल एक पाली, या फिर इसको कह सकते हैं इस प्लांट में परागकोश एक पाली वाला तथा लघु बीजाणु धानी एक पाई जाती है। नोट कर लीजिए। 2 कॉम्पिटेटिव पॉइंट हमने आपको यहां पर बता दिए, 2 नंबर के मार्क्स हमने आपको दे दिए। मालवेसी कुल के परागकोश में केवल एक पाली पाई जाती है, अर्थात इसमें 2 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। वहीं पर आर्किप्थोबियम प्लांट के बारे में बात करें तो यहाँ के परागकोश में केवल एक पाली पाई जाती है, अर्थात इस परागकोश में केवल एक लघु बीजाणु धानी पाई जाएंगी। अब इसको देखिए कैसे प्रेजेंट करेंगे। इसका जो परागकोश होगा वो भी देखने में इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये है परागकोश। परागकोश, अब इस परागकोश में केवल एक पाली पाई जाती है और इस एक पाली में नहीं तो 4
लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, ना तो 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, केवल और केवल एक लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, यानी कि केवल एक पॉलन चेंबर पाई जाती है। हमने बात किया जिस परागकोश में 2 पाली पाया गया उसे हमने कहा डाइथिकस, जिस परागकोश में एक पाली पाया गया उसको हमने कहा मोनोथिकस। तो यहाँ पर भी जो कंडीशन होगा, यहाँ पर एक पाली पाई गई है तो इसे भी हम कहेंगे मोनोथिकस। और हमने बात किया था जिस परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां यानी कि 4 पॉलन चेंबर पाई गई उसे हमने कहा था टेट्रास्पोरेंजिएट, और जिसमें 2 लघु बीजाणुधानियां यानी कि 2 पॉलन चेंबर पाए गए उसको हमने कहा था बाइस्पोरेंजिएट। लेकिन यहां पर केवल और केवल एक लघु बीजाणुधानी है, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे मोनोस्पोरेंजिएट। मोनो का मतलब होता है एक, स्पोरेंजिएट का मतलब होता है लघु बीजाणुधानी। केवल एक लघु बीजाणुधानी इस प्लांट में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम लघु बीजाणुधानी की। लघु बीजाणुधानी क्या होता है? कई बार आ चुका, परागकोश में लघु बीजाणुधानी कई बार आ चुका, तो अब हम बात कर लेते हैं लघु बीजाणुधानी की। तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं लघु बीजाणुधानी की तरफ। चलिए हम बात कर लेते हैं लघु बीजाणुधानी की। लघु बीजाणुधानी क्या होता है? अभी हमने बताया कि जो लघु बीजाणुधानी होता है वो परागकोश के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? परागकोश के अंदर। देखिए हमने एक परागकोश का चित्र बनाया था, इस प्रकार से हमने परागकोश का चित्र बनाया था। एक परागकोश में 2 पाली पाई गई थी, 1 2। इसी परागकोश को हमने यहां से काट दिया, ठीक है, इस प्रकार से काट दिया तो हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिली। हमने बताया कि प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बताने के अनुसार देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर 2 पाली पाई गई हैं एक परागकोश में, एक पाली ये है, दूसरा पाली यहाँ पर है। अब प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी पाई गई है, 1 2, इसमें भी 1 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। अब जान लेते हैं लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या पाया जाता है। तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर, इसके इस चारों लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है परागकण, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं या फिर उसी को लघु बीजाणु कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, लघु बीजाणु को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। लघु का मतलब हो गया माइक्रो यानी कि छोटा, बीजाणु का मतलब हो गया स्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर भरे होते हैं, ठीक है। ये आपका हरा कलर का दिख रहा है, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है परागकण। तो इसके बाद लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। अर्थात अगर हमने समसूत्री विभाजन की बात की होती तो यहाँ पर कोशिका की संख्या 2 हो जाती, ठीक है। मान लीजिए n टाइप का एक कोशिका है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा तो इस कोशिका यानी कि n की संख्या जो होगी वो 2 गुनी हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2n। तो हमने यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की बात की है। अर्ध मतलब होता है आधा, किसी भी कोशिका का आधा हो जाना अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। देखिए अगर हम 2n सेल की बात करें, 2n कोशिका की बात करें और इसमें कहे कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होगा? तो ये जो 2n सेल है वो 2 बराबर n और n में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 2n बन गए अलग अलग, तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो गया, आधा ये n ले गया और आधा ये n ले गया। तो इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो परागकण होता है यानी कि लघु बीजाणु होता है वो अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है, n टाइप का होता है, और इसी लघु बीजाणु को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ बात करते हैं।
परागकोश के परिपक्व हो जाने पर, ये हमारा परागकोश है, जब ये मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो इस प्रकार से संरचना बन जाएगी। इसको भी आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। परागकोश के परिपक्व हो जाने पर प्रत्येक पाली के मध्य बंध ऊतक नष्ट हो जाते हैं, जिससे परागकोश के प्रत्येक पाली में केवल एक प्रकोष्ठ बन जाता है। इस प्रकार विस्फोटन के समय एक परागकोश में केवल 2 प्रकोष्ठ रह जाते हैं। अब चलिए हम चित्र में आपको दिखाते हैं कैसे ये हुआ। ये परागकोश है, इसमें 4 पालियां पाई जाती हैं। जब परागकोश मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, परिपक्व हो जाएगा, तो ये जो पाली है वो कट करके केवल एक पाली बन जाएगी, ठीक है, सॉरी, एक प्रकोष्ठ बना लेगी। इस प्रकार से ये जो पूरा है वो एक बना लेगा बड़ा सा, और यहां वाला जो है जो दूसरा भी एक बड़ा सा संरचना बना लेगा। तो इस प्रकार से एक परागकोश में केवल 2 परागकोष्ठ या फिर कर सकते हैं प्रकोष्ठ पाई जाएंगी, 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाएंगी, और विस्फोटन के दौरान इसमें से परागकण बाहर आ जाएंगे, जो कि हमें परागण में सहायता करेंगे, यानी कि जनन में सहायता करेंगे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप किसी भी क्लास को मिस नहीं कर पाएंगे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।